बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदे बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में नांदेड़ के शंकरराव चौहान सरकारी हॉस्पिटल में 24 घंटे में 24 मौतों का मामला आया सामने। भारत कनाडा विवाद के बीच भारत ने कनाडा से उनके 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने को कहा। बिहार सरकार की ओर से जातीय गणना के आंकड़े जारी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई दायर, कोर्ट ने याचिका की स्वीकार। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को उनकी चिट्ठी का भेजा जवाब। अब खबरें विस्तार के साथ। महाराष्ट्र में नांदेड़ के शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 मौतों का मामला सामने आया है। बता दें कि इसके बाद भी मरीजों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने मंगलवार को बताया कि नांदेड़ अस्पताल में 7 और लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ 36 घंटे के दौरान मरने वालों की संख्या 31 पहुंच गई है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ये सामान्य घटना है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इनमें 24 मौतें 30 सितंबर रात 12 बजे से 1 अक्टूबर रात 12 बजे के बीच हुई हैं। जान गंवाने वालों में से 12 बच्चे, 7 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। बता दें कि अस्पताल में 500 बेड की व्यवस्था है, लेकिन 1200 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 70 मरीजों की हालात अभी भी गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि इस घटना के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने इस घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में हुई मौतें कोई संयोग नहीं है, इनकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या महाराष्ट्र के लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है? ये देरी और लापरवाही का मामला है, इसलिए इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य के संबंधित मंत्री का इस्तीफा भी लिया जाना चाहिए। साथ ही सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। भारत कनाडा विवाद के बीच अब भारत ने कनाडा से उनके 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने को कहा है। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर जारी तनाव के बीच ये फैसला लिया गया है। इन डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। डेडलाइन के बाद इन 41 में से जो डिप्लोमेट भारत में रह जाएंगे, उनको मिलने वाली छूट और दूसरे फायदे बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि कनाडा के भारत में करीब 62 डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं। 10 अक्टूबर के बाद देश में केवल 21 कैनेडियन डिप्लोमेट्स ही बचेंगे। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कनाडा से साफ कह दिया गया है कि डिप्लोमेट्स की संख्या दोनों देशों में बराबर होनी चाहिए। ये वियना कन्वेंशन के तहत जरूरी है। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी किए थे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका दायर की गई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि बिहार सरकार ने पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक न करने की बात कही थी। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वह अभी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। 6 अक्टूबर को मामला सुनवाई के लिए लगा है, उसी समय दलील सुनी जाएगी। इधर बिहार के जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें 9 दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें सभी दलों के नेताओं को जातीय आधारित गणना के आंकड़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे पहले गणना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया था कि 9 पार्टियों की राय से जातीय आधारित गणना का काम हुआ है। सोमवार को एक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सारी पार्टियों के सामने सारी चीजें रखी जाएंगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को चिट्ठी का जवाब भेज दिया है। इसमें 50,000 करोड़ के कर्जे का पूरा ब्यौरा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी में सीएम भगवंत मान ने बताया है कि 50,000 करोड़ नहीं बल्कि 47,000 करोड़ का कर्जा लिया गया है। सीएम ने बताया कि पुरानी सरकारों के कर्ज के बदले करीब 27,000 करोड़ का ब्याज चुकाया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि राज्य के विकास के लिए नया कर्ज लिया जाएगा। इसके अलावा पावर सब्सिडी, सरकारी स्कीमों का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसमें जीएसटी आदि के बकाये के बारे में भी जानकारी दी गई है। सीएम ने गवर्नर को ये भी बताया कि पिछली सरकारों ने 3 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, उसका हर महीने ब्याज और किश्त के बारे में भी बताया गया है। सीएम भगवंत मान ने लिखा कि 21 सितंबर को सरकार ने केंद्र से
5,637 करोड़ का आरडीएफ रिलीज करवाने में हस्तक्षेप की मांग की थी। इसके जवाब में 22 सितंबर को आपने पंजाब सरकार द्वारा लिए कर्जे का हिसाब मांगा था। सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 31 अगस्त 2023 तक 47,107 करोड़ का कर्ज लिया है, जिसमें सिर्फ मार्केट लोन नहीं बल्कि नाबार्ड के कर्ज भी शामिल हैं। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर किए गए प्रोजेक्ट से जुड़ा लोन भी शामिल है। सीएम भगवंत मान ने कर्जे की रकम को आगे इन्वेस्ट करने के आंकड़े देते हुए गवर्नर को कहा कि इसमें स्पष्ट है कि 27,016 करोड़ रुपए सिर्फ कर्जे के ब्याज के रूप में जा रहा है, जो आपकी सरकार की विरासत में मिला है। सरकार कर्जे और अपने सोर्सेज से स्कीम और संस्थाओं को फंड दे रही है, जिन्हें पिछली सरकारों ने नजरअंदाज किया था। हिमाचल प्रदेश के लोगों को क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगने वाले 2 मास्टरमाइंड पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने लोगों से वादा किया है कि उनका निवेश 2 गुना हो जाएगा। इसी प्रलोभन में लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते गए। बता दें कि हिमाचल पुलिस हेमराज राजपूत और सुखदेव ठाकुर नाम के 2 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार करके लाई है। दोनों आरोपी मंडी के रहने वाले हैं और ठगी करने के बाद गुजरात में छुपे हुए थे। बता दें कि एसआईटी ने इन आरोपियों को गुजरात पुलिस की मदद से गिर सोमनाथ जिला से दबोचा है। क्रिप्टो करेंसी मामले में एसआईटी ने ये पहली एफआईआर की है। इन दोनों पर पालमपुर के लोगों से 18 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। बता दें कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में क्रिप्टो करेंसी फर्जीवाड़े का मामला देहरा के एमएलए होशियार सिंह ने उठाया था। इनकी मांग पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एसआईटी गठित कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। इसके बाद हिमाचल के डीजीपी संजय कुडू ने क्रिप्टो करेंसी फर्जीवाड़े की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। डीजीआईजी उत्तरी रेंज अभिषेक दुल्लर की अगुवाई में एसआईटी बनाई गई। इसमें एसपी साइबर क्राइम अध्यक्ष रोहित मालपानी, एएसपी परवीन धीमान साइबर क्राइम, एएसपी मनमोहन सिंह साइबर क्राइम मंडी और डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा, डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा, डीएसपी पालमपुर लोकेंद्र नेगी व डीएसपी जवाली वीर सिंह को शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी 2 अक्टूबर को शुरू हो गई है। 5 साल में पहली बार सबसे कम 912 आइटम्स बोली के लिए उपलब्ध हैं। इनका बेस प्राइस 700 रुपए से लेकर करीब 65 लाख रुपए तक है। सबसे कम बेस प्राइस 700 रुपए में एक फोटो फ्रेम है, तो वहीं सबसे ज्यादा बेस प्राइस करीब 65 लाख रुपए की एक पेंटिंग है, जिसमें बनारस के घाटों का दृश्य है। बता दें कि ऑक्शन के पहले दिन करीब 200 आइटम्स के लिए कम से कम 100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ एक बोली आई है। नीलामी के लिए उपलब्ध सभी मोमेंटो की प्रदर्शनी दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लगाई गई है। इन स्मृति चिन्ह और उपहारों की बोली पीएम मोमेंटो वेबसाइट पर 31 अक्टूबर तक लगाई जा सकती है। पीएम मोदी को मिले मोमेंटो की नीलामी का ये 5वां साल है। पिछले 4 बार की तरह इस बार भी मोमेंटो की नीलामी से प्राप्त राशि को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। इस बार मोमेंटो की संख्या और अधिकतम बेस प्राइस भी सबसे कम है। बता दें कि 2019 में हुए पहले ही ऑक्शन में 1805, 2020 में 2772, 2021 की तीसरी नीलामी में 1348 आइटम्स और चौथी नीलामी में 2022 में 1200 स्मृति चिन्हों की नीलामी की गई थी। ब्रिटेन का विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एमओयू साइन करने वाला है। इसके बाद 17वीं सदी का शिवाजी महाराज का बागनक हथियार प्रदर्शनी के लिए भारत लाया जाएगा। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार बागनक लेने के लिए 3 अक्टूबर को ब्रिटेन जाएंगे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि 3 साल के लिए भारत आ रहा है। बागनक के बारे में यह मशहूर है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का था। 1659 की लड़ाई के दौरान शिवाजी महाराज धातु के पंजे या बागनक को अपने हाथ में छुपाए हुए थे। इसी से उन्होंने अफजल खान की आंतें बाहर निकाल दी थी। जालंधर देहात के थाना आदमपुर की पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सुरेंद्र के रूप में हुई है। जल्द आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। जानकारी के अनुसार थाना आदमपुर की पुलिस पार्टी को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त आरोपी भारी मात्रा में अफीम लेकर होशियारपुर की ओर आ रहा है। सूचना के आधार पर एएसआई प्रीतपाल सिंह ने आदमपुर हाईवे पर नाकाबंदी कर उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान उससे 1 किलो अफीम बरामद हुई, जिसके बाद उसे थाने लाकर उसके खिलाफ
एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। जल्द आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। आरोपी से पूछताछ की जाएगी कि उक्त आरोपी नशा कहां से लेकर आया था और किसे देने जा रहा था। वहीं जालंधर के सिविल अस्पताल से उक्त आरोपी का मेडिकल करवाया गया है। पुलिस आरोपी का लिंक खंगाल रही है, जिससे पता चल सके कि उक्त आरोपी नशा कहां से लेकर आया था। हरियाणा में 24 घंटे में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रोहतक के बाद सोनीपत में 2.7 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक मंगलवार की सुबह 11:06 पर भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र सोनीपत बताया जा रहा है। धरती के 8 किलोमीटर नीचे हलचल दर्ज की गई है। बता दें कि लोग हरियाणा के रोहतक में एक दिन पहले भी भूकंप के झटके महसूस कर चुके हैं। 2.6 की तीव्रता के इस भूकंप से रोहतक व आसपास के कुछ इलाकों में कंपन महसूस की गई थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार रात 11:26 पर भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक से 7 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में खेड़ी सात गांव रहा। धरती के 5 किलोमीटर नीचे हलचल दर्ज की गई थी। बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून से लेकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले तक जमीन के नीचे एक फॉल्ट पॉइंट है, जिसमें अनगिनत दरारें होने की वजह से इसमें गतिविधियां चल रही हैं। इसी कारण यहां भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।